सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का हाथ जोड़कर अभिनंदन। इस प्यार भरी क्लास में करियरवेल ऐप पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार मनीषा, आशुतोष, हिमांशु, रोहित, सुशील, योगेंद्र, राजन, मेघा वर्मा, आप सभी बच्चों का हृदय अभिनंदन। एक ओंकार, जय माता दी, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सच्चे मन से मेरे साथ मिलकर मेहनत करते हैं। नमस्ते भाई सुदर्शन, राहुल, सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाओ बेटा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते भाई नीलकंठ प्रधान, नमस्ते भाई आशुतोष, मनीष, पृथ्वी चौहान, नमस्कार बेटा। आज जी मेरे बच्चे, स्वागत करें। अब शुरू करें बातें। मेरे प्यारे बच्चों, कल शाम को ही आप लोगों को इस तरीके का स्टडी प्लान मिल गया था, ठीक है ना। अब इस स्टडी प्लान को फॉलो करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। आपको हर रोज शाम को ही स्टडी प्लान मेरी तरफ से मिल जाएगा, जो आप लोगों को अगले दिन फॉलो करना होगा, ठीक है ना। और ये स्टडी प्लान आप लोगों के कंधों पर स्टार लगाने के लिए ही है मेरे भाई। इसमें मेरा बस एक ही लालच है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ये मेरा लालच है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस लालच में मैं बुरा लग रहा हूं ना, तो मुझे चाहे 2 गाली दे लेना, लेकिन प्लीज इस स्टडी प्लान को फॉलो कर लेना, ठीक है ना। मैं जानता हूं कि शायद हो सकता है, ये संभव है कि इस स्टडी प्लान को आप केवल 50% फॉलो कर पाए। जो बच्चे 60% फॉलो कर पाए या 70% फॉलो कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। 90% फॉलो कर पाए, 100% फॉलो कर पाए, तो ये सब आपकी अपनी ही अचीवमेंट हो गई, ठीक है ना। आपसे इस दुनिया में आपसे इस दुनिया में चाहे कोई भी इंसान आप पर भरोसा करे या ना करे, आज से मैं आप लोगों पर पूरा भरोसा करता हूं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, इस क्लास में हर रोज आप इंप्रूवमेंट फील करेंगे। इस स्टडी प्लान की वजह से आप लोगों को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी फील होगा, ठीक है जी मेरे बच्चों। अब बात को ध्यान से समझिएगा। आप लोगों के लिए ये प्लान बनाया कैसे, मैं 5 मिनट इसमें आपकी खराब करूंगा बेटा। ये एसएससी के लिए हम लोगों ने एक स्टडी प्लान तैयार किया है, जो कि 1 डे इंटेंसिव है, ठीक है ना। टोटल स्टडी ड्यूरेशन हमने करीब 8 घंटे इसमें निकाली है, जिसमें ब्रेक भी हम लोगों ने आप लोगों को दिए हैं बेटा, ठीक है ना जी। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं कि मिनिमम 4 से 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये 4 से 6 घंटे की जो आप लोगों की पढ़ने की बातचीत है ना बेटा, मैं सिर्फ उन्हीं के आधार पर कह रहा हूं जो बच्चे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के आधार पर ये सारा का सारा निचोड़ मैंने आपके लिए निकाल दिया है, ठीक है ना। ये सोच लो तिलों का सारा तेल आपके सामने निकाल के रख दिया है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। शुरुआत में थोड़ी सी आपको दिक्कत महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे एक बार पैटर्न पे आओगे तो मेहनत हो जाएगी। पहले एक मॉर्निंग स्लॉट आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। 7 से 11 तक का मॉर्निंग का स्लॉट हमने आपके लिए रखा है। हर रोज सुबह 6 बजे या 6 बजे से पहले अगर आप उठ सके 5 बजे, तो वो आपकी बहुत अच्छी खास विशेषता होगी बेटा। 6 बजे हर हालत में मुझे उठे हुए मिलने चाहिए। उठने के बाद आपको क्या है, गुनगुना पानी पीना है भाई, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आपको अपना शरीर भी ठीक रखना है और अगर आप लोगों को अपने सिलेक्शन के लिए अपने आप को ठीक रखना है, ठीक है जी नीलम बेटे बच्चे, ओके। गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद आप लोगों को फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आप लोगों को स्नान करना है बेटा, ठीक है जी। स्नान करने के बाद अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप पूजा पाठ किसी भी तरह से करते हैं, तो वो 5 मिनट के लिए आप वो जरूर कीजिएगा। और उसके बाद करेक्ट 7 बजे आप लोगों को रिवीजन करनी है 2 वीडियोस, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ डॉट इसलिए दिए हैं, अभी मैंने आपको कोई वीडियो का सजेशन नहीं दिया, दिमाग में ये आ गया सुबह उठते ही वीडियो सजेशन सर ने दिया, तो वो हमें देखनी है, ठीक है ना जी। 8 बजे आप लोगों के लिए यहां पर मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा द इंग्लिश एक्यूमेन से। अगर आपके पास इंग्लिश एक्यूमेन नहीं है तो कोई एतराज की बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को मैं अब अगले दिन से धीरे धीरे टॉपिक वाइज यहां से क्वेश्चंस देने शुरू कर दूंगा बेटा, ठीक है ना।
करेक्ट 8:30 बजे आप लोगों को क्या शुरू करना है, 8:30 से 10:30 तक आप लोगों को मैथ्स लेकर चलना शुरू करना है। मैथ्स में आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, मैथ्स में आप लोगों की 1 घंटा 15 मिनट की क्लास होती है भाई, ठीक है ना। आप उसको 2 की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो वो घट घटाकर सिर्फ आप लोगों के पास 40 मिनट्स ही बचे जाती हैं, ठीक है ना। 40 मिनट के अलावा जो लगभग आपके पास 1 घंटा बचता है उसी में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आज के जो आप लोगों का स्टडी प्लान हम देंगे ना, उसमें मैं आपको मैथ्स का टॉपिक, उसके क्वेश्चंस की संख्या भी बताऊंगा। आपके पास चाहे कोई भी बुक हो, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से मेंटेन कीजिएगा, ठीक है भैया। ठीक है भाई। अब 10:30 से 11 बजे तक आप लोगों ने जो आज की क्लास पढ़ी है ना बेटा, तो कल जब आप इस स्टडी प्लान को देखोगे पहले उसकी रिवीजन एक बार फटाफट से देख लेना। आधा घंटा आपको इसलिए दिया है। अगर आपको वो चीजें अच्छे से क्लियर हैं तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पीडीएफ सोल्व करनी है तो इसी बीच आपको पीडीएफ सोल्व करनी है। जैसे मान लीजिए आज आपको एक और प्रैक्टिस पीडीएफ में दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उस पीडीएफ को आज आप सोल्व करके मतलब इस टाइम पे सोल्व करेंगे। 11 से 12 हमारी मुलाकात होगी बेटा आप लोगों के साथ। पहले टाइम टेबल को एग्जीक्यूट करना सिखा देता हूं बेटा। सेकेंड पार्ट होगा हमारे, ये मिड डे सेशन हमारा होगा भाई, ठीक है। अब बेटा मिड डे सेशन कैसे है, 12 से 1 आप लोगों का लंच है और रेस्ट है। जैसे आपने 15 मिनट में खाना खा लिया तो आप लोगों को ना बाबू, 15 मिनट आप लोगों ने खाना खा लिया है तो 15 मिनट खाना खाने के लिए, ठीक है ना। राजन कुमार भाई कह रहे हैं जीएस का टॉपिक भी बता दीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपको ऑथेंटिक यूट्यूब लिंक्स भी दूंगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल उस चीज के लिए निश्चिंत मत कर रहना, ठीक है ना, निश्चिंत रहना मतलब, ठीक है ना। रेस्ट करना है। करेक्ट 1 बजे आप लोगों को उठाना जीएस, रिकॉर्डेड क्लास ही देखनी है, जीएस की लाइव क्लास नहीं देखनी है, रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो नोट्स आपने बनाए वो रिवीजन। जीएस की लाइव क्लासेस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लाइव क्लासेस में आपका टाइम बहुत चला जाता है और आप टीचर की स्पीड की वजह से आप भी फंसे रहते हैं। रिकॉर्डेड देखोगे तो 1 सवा घंटे की क्लास को आप 20 मिनट में निपटा दोगे, ठीक है ना जी। 3 से 3:30 तक चाय लेनी है, अगर आप चाय लेते हैं तो, ठीक है जी। आज से आप लोगों को मेरी कसम है बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़ देनी है, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़ देनी है। क्योंकि आप लोगों का बड़ा भाई होने के नाते, आपके पिता समान होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों के दिमाग का तो ख्याल रखूंगा ही, आपकी सेहत का ख्याल भी रखूंगा। कोल्ड ड्रिंक आप लोगों को बहुत बड़े लेवल पर डैमेज देती हैं। आज से सभी बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं, आपको बिल्कुल छोड़नी है, ठीक है जी। हल्का फुल्का स्नैक कोई साथ लेना है बिल्कुल लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब आओ बेटा इवनिंग सेशन में, ठीक है ना। आप इस पूरे टाइम टेबल में देखोगे ना तो हमने सुबह 6 से जो 7 बजे से कहानी शुरू की है, 7 से 12 तक मैक्सिमम पढ़ाई खींच दी है, ठीक है ना। अब यहाँ हमारी 3:30 से 5:30 रीजनिंग का टाइम दिया है। एक भाई कह रहा है सर रीजनिंग का टाइम आपने बहुत ज्यादा दे दिया है। अगर आप लोगों की कोई क्लास है, अगर आप लोगों का कोई बैच है, वो बैच भी इसी में निपटाना है। मैं अब आपको रीजनिंग के टॉपिक भी दिया करूंगा, ठीक है ना, और उसी के साथ रिवीजन भी और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी आप लोगों को निपटाना है, ठीक है भाई। अब आती है बेटा हमारे सामने 5:30 से 6:30, 5:30 बजे करेक्ट आप लोगों को रीजनिंग की क्लास छोड़ देनी है।
उठना है, शूज पहनने हैं, मुंह धोना है, हल्की रनिंग या हल्की वॉकिंग या फिर हल्का हल्का माइल्ड वर्कआउट करना है। माइल्ड वर्कआउट का मतलब क्या होता है, एक माइक्रो वर्कआउट है। मैं आप लोगों को इसके लिए यूट्यूब पर ना एक सेशन लेके चलूंगा। माइक्रो वर्कआउट आप लोगों को करना है, ठीक है ना। माइक्रो वर्कआउट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या वजह है। बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनकी लोअर बैक में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। उनको एक सियाटिया नाम का, ठीक है ना, सियाटिया नाम का एक पेन शुरू होता है, जो उनके हिप्स से शुरू होकर उनके घुटने तक जाता है। यानी कि उसकी वजह क्या है, लगातार बैठे रहना। समझ रहे हैं, लगातार बैठे रहने की वजह से उनको जो दिक्कत होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो हल्की वॉकिंग, माइल्ड वर्कआउट हल्का शुरू कर दीजिएगा। आप लाइब्रेरी हैं तो वर्कआउट नहीं हो सकता है, तो आप रनिंग शूज अपने साथ लेकर जाएं, वॉकिंग के लिए निकल जाएं। आपके पास 1 घंटे का समय है। 7 बजे आप वापस आते हैं, फ्रेश होते हैं, बिल्कुल बढ़िया। 7:30 तक आप लोगों को डिनर लेना है। आज से पहले अगर मान लीजिए आप 4 रोटी खाते थे, आज से आप मेरे लिए क्या कर देंगे, सिर्फ 2 रोटी कर देंगे। अगर मान लीजिए आप 2 कटोरी भर के सब्जी खाते थे भाई साहब, आज से सिर्फ 1 कटोरी कर देंगे साहब, ठीक है ना। अगर आप एक पूरा ग्लास भर के छाछ पीते थे सर, आज से आधा गिलास कर देंगे। मैं आप लोगों की डाइट थोड़ी कम, पता है क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन है, डाइट कम होगी, नींद कम आएगी। नींद कम आएगी तो ये जो 8 बजे तक आप हल्की सी वॉक करके इस खाने को डाइजेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आधा करने की वजह क्या है, टॉपर्स के टाइम पर मैं आपको लेकर जा रहा हूं। टॉपर का ये टाइम, टॉपर 2 ही टाइम पर सर, इसी के साथ मैं एएम लगा दूं तो ये टॉपर का टाइम, इसी के साथ अगर मैं पीएम लगा दूं तो ये भी टॉपर का टाइम। समझ गए मेरी बात भाई, तो ये टॉपर का टाइम है। अब इस पर आपको आपका वापस ताजा हो जाना है, अपना क्विक रिव्यू करना है, रिकैप करना है। क्या, 8 से 11 तक आपको एक मॉक लगाना है, क्योंकि आप अपना सिलेबस पूरा कर चुके हो। एक मॉक लगाना है, सिर्फ एक मॉक लगाकर उसका एनालिसिस करना है। अभी एनालिसिस आप अपने हिसाब से कीजिएगा, किसी दिन मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए हैं, क्या, जितने भी आपके गलत एरियाज हैं, जो क्वेश्चंस गलत होने वाले एरियाज हैं, उनको आप अलग से एक रजिस्टर में पेन पेपर के साथ लिखेंगे, ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें अपनी क्लास के अंदर, ठीक है बेटा। ओके, ये टिप्स मैंने आपको दी है। जो टाइम ब्लॉक मैंने बांट दी है उससे जरूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना जी। फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, अगर टॉपिक ज्यादा टाइम मांग रहा है तो टाइम कम या ज्यादा कर सकते हैं। एसएससी का स्पेसिफिक मटेरियल ही पढ़ना है, चाहे एक्यूमेन है, चाहे वोकैबिट्स है, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपने आप में ऑथेंटिक है। ये नहीं कि किसी का कुछ भी अड़ंगा देखा, ठीक है। पानी पास रखिएगा, स्नैक्स हैंडी होने चाहिए, ठीक है ना। पानी पीते रहेंगे और हल्का हल्का ब्रेक जरूर लेते रहेंगे। और आप लोगों को रटना आज से छोड़ना है, समझने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा समझता है वो टॉप रैंक में पहुंचता है, ठीक है ना। क्योंकि जो रटा हुआ है ना, वो एक ना एक दिन आपको फेल कर देता है, ठीक है जी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये है मेरे बच्चों, आज हमने पहला एक आपके लिए स्टडी शेड्यूल। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ना, मैं बिल्कुल आप लोगों को कोर लेवल पर हिट करता जाऊंगा। मैथ्स में भी टॉपिक आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक वीडियोस भी बताऊंगा, और इस तरीके से आप लोगों को धीरे 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 हैबिचुअल बना दूंगा कि आप अपनी तैयारी करें, ठीक है भाई। ये वाली पीडीएफ आप लोगों को सोल्व करने के लिए मेरे बच्चों दी थी हम लोगों ने, लेकिन इस पीडीएफ से पहले कुछ बातें हमारी अधूरी रह गई थी, वो हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है बेटा। करेक्ट है, हम लोगों ने पिछली क्लास में कहा तक, ठीक है जी, फाइन। तो ये रूटीन अगर आप फॉलो कर सके आपका स्वागत है, नहीं कर सके तो इसमें से 50% भी अगर आप कर लेंगे ना तो भी आपका फायदा है। मैंने आपको रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, उसके अलावा मैंने मैथ्स के लिए टाइम दिया है। इंग्लिश का टाइम मैं आपका यहीं पर कंज्यूम कराऊंगा, और 10:30 से 11 के बीच, ठीक है बच्चे। अब शुरू करें, ठीक है जी। हाँ है ना। पृथ्वी साहब कह रहे हैं मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, फिर भी पूरी कोशिश करूंगा। आपको कोशिश करनी है बाबू, कोशिश करने वाले ही जीत पाते हैं, जो कोशिश नहीं करते वो बड़े हारे हुए रह जाते हैं, ठीक है जी। ओके, फाइन।
आइए बच्चों, तो हम लोगों ने आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में पिछली क्लास में एडवर्ब से रिलेटेड बात की थी, है ना। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सरफेस पर आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, और ये हमारा पार्ट नंबर है 5। ठीक है भाई। वर्ब, देखो बच्चों, अब धीरे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। वर्ब हम किसे कहते हैं, ठीक है जी, हाँ है ना। अब जो वर्ब होती है ना बेटा, वर्ब अपने आप में बहुत खूबसूरत है, ठीक है जी। वर्ब जो है ना बहुत खूबसूरत चीज होती है, ठीक है। ध्यान से समझने का काम करना बेटा। जब वर्ब की हम बात कर रहे हैं ना, तो वर्ब अपने आप में हमें एक्शन के बारे में भी बताता है, हमें एक्शन के अलावा स्टेट के बारे में भी बताता है, ठीक है ना। एक्शन बताने वाली जो वर्ब होती है ना बेटा, एक्शन हम किसे कहते हैं, एक्शन का मतलब जो काम की बात करता है। तो एक्शन को किया भी जाता है, इसीलिए इसको डूइंग भी कह देते हैं। डूइंग का मतलब जिसको हम करते हैं, है ना भाई। और इसी के अलावा अगर मैं कहना चाहूं तो हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब क्या होता है, जो खुद ब खुद हो रहे हैं। बारिश का होना, मेरी बात समझ रहे हैं, बारिश का होना, हवा का चलना, क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है जी, हाँ है ना। ठीक है, सुदर्शन भाई वोकैबुलरी के लिए वोकैब बिट्स की आज रात को 9 बजे मैं अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है, रात के 9 बजे अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है, ताकि एक बार सभी बच्चों को फॉर्मल अनाउंसमेंट मैं दे दूं, ठीक है ना। और कल से हम लोग आपके लिए वोकैब बिट्स के सेशन शुरू कर देंगे। मंडे टू फ्राइडे सेशन लूंगा बेटा, कल से हम सेशन शुरू कर रहे हैं। बुधवार का दिन है, भगवान श्री गणेश का दिन है। कल से हम वोकैब बिट्स को रात 9 बजे से करीब 9:35-40, मतलब 40-45 मिनट का, मैं कोई यूट्यूब का कमेंट भी एंटरटेन नहीं करूंगा। मेरी क्लास बिल्कुल डेडिकेशन के साथ ही होती है, तो डेडिकेशन के साथ ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, हाँ है ना, ठीक है, ओके। आओ भाई, एक्शन किसी को करने की कोशिश करना या खुद ब खुद होना, ठीक है, ये एक्शन को सजेस्ट करता है, ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक्शन मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। बारिश हो रही है, ये एक्शन खुद ब खुद हो रहा है। स्टेट को बताने वाले वर्ब अपने आप में दो हिस्सों में बंटती हैं। एक जिसे हम कहते हैं बेटा नॉन एक्शन, यानी कि जो एक्शन नहीं बताती, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, ही सीम्स सैड, वह उदास प्रतीत होता है। मैंने क्या कहा बेटा, वह उदास प्रतीत होता है। तो आप कहेंगे सर यहां पर उसमें कोई एक्शन ही नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं आपके सामने कहता हूं एक आई हैव अ पेन, ठीक है जी, मेरे पास एक पेन है, तो इसमें कोई एक्शन ही नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे समझते चलेंगे मेरे बच्चों, चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, आई हैव अ पेन, इस पेन के होने में कोई एक्शन तो है ही नहीं, ठीक है ना। जेब में पेन रखा है, पेन है तो है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे मेरे बच्चों, तो दूसरी तरफ कौन सी बात आ गई, जो हमारे सामने क्या कर रही है, जो हमारे सामने लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब को अगर समझना है ना, तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बराबर ही टिका देते हैं हम, किसको, ऑब्जेक्ट को। लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। उदाहरण से समझिएगा, लिंकिंग वर्ब की प्यारी सी बात को समझिएगा। जैसे अगर मैं कहूं राजेश इज एन इंस्पेक्टर, तो आप कहोगे सर यहां इस लिखी हुई बातचीत में जो ये राजेश है सब्जेक्ट है, इंस्पेक्टर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इस इज ने क्या कर दिया, दोनों को बराबर रख दिया। मेरी बात समझ रहे, हाँ कि नहीं, करेक्ट होगी बातचीत, इजी हो गया, हाँ है ना, ठीक है जी, ओके। अब बात को ध्यान से समझने का काम करेंगे बेटा हम, ठीक है। देखो बच्चे, जब वर्ब के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आराम से समझना इस बात को। मैंने कहा राज इज अ डॉक्टर, ठीक है, राज इज मीटिंग अ डॉक्टर, ठीक है जी। मीटिंग की जगह अगर थोड़ा आसान शब्द ले लेते हैं हम, कंसल्टिंग। कंसल्टिंग का मतलब था परामर्श लेना, ठीक है। ठीक है, इन लिखे हुए तीनों के तीनों वाक्यों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम कीजिएगा।
देखो मेरे बच्चे, राज हमारे सामने सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो राज है वही डॉक्टर है, तो ये इस लिखे हुए सब्जेक्ट का क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना भाई। यानी कि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को जो पूरा कर दे उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये अपने आप में क्या हो गई भाई, लिंकिंग वर्ब हो गई भाई। ठीक है, अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा ये हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया, ये अपने आप में अब लिंकिंग वर्ब नहीं रही है। ठीक है जी, ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब होगी जो किसको हेल्प कर रही है, कंसल्टिंग को। कंसल्टिंग को ध्यान से देखेंगे तो यही है जो मुख्य काम कर रही है, यानी कि मेन वर्ब है। क्या है बेटा, मेन वर्ब है। क्या है बेटा, मेन वर्ब है। ठीक है भाई। रविराज बेटा, एक प्रैक्टिस बैच अगर आपने पढ़ लिया तो दूसरा प्रैक्टिस बैच लेने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे आपको, ठीक है ना। ये मेन वर्ब है, आप देखेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। अब यहाँ हमारे सामने राज अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, इसी को हम नॉन डूअर कहते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब तो है, इसके साथ ये लिखी हुई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसे पैसिव बनाती है। इस बारे में हम ना जब सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में तब ये ज्यादा समझ आएगा। इस लिखी हुई बातचीत में ना डूअर यानी कि जो असलियत में सब्जेक्ट है वो कौन है, डॉक्टर नाम का ये शब्द है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट है भाई। ठीक है, तो ये हमारी इस वर्ब की प्यारी सी कहानी है। ठीक है भाई, अब बेटा वर्ब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। वर्ब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, तो नंबर 6 पर आ गए ना भाई, हम नंबर 6 पर आ गए। ठीक है जी, नंबर 6 में आती है हमारे सामने एक प्यारी सी चीज, कंजंक्शन। ये बात कम बताऊंगा कंजंक्शन के बारे में, क्योंकि जब सेंटेंस के एलिमेंट्स मुझे आपको बताने हैं तो बाबू सेंटेंस के एलिमेंट्स पे हम इसके लिए बिल्कुल डिटेल में काम करेंगे। ठीक है, फाइन। शिवम बेटा फोन में चलाया करो बेटा क्लास, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फोन में चलाओ, वेरी सिंपल। ठीक है मेरे बेटे, आ जाओ, अभी थोड़ी सी बातों को समझने का काम करेंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। कंजंक्शन किसे कहते हैं मेरे बेटे, कंजंक्शन हम कहते हैं जो जोड़ दे, जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग की जगह ही हम कभी कभी इसी को लिंकिंग वर्ड भी कह देते हैं। अब जोड़ने पर आए तो ये किसको किसके साथ जोड़ देता है, बताओ जरा। तो आप कहोगे सर ये किसी भी शब्द को, किसी भी शब्द को वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ दे, ये किसी भी फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ दे, ठीक है ना, ये किसी भी सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस के साथ जोड़ दे। ठीक है भाई, तो जोड़ने पर आता है ना तो ये बहुत प्यारा रोल प्ले करता है। ठीक है मेरे भाई, ओके, करेक्ट है, हाँ कि ना। अब ये हो गया कनेक्टिंग वर्ड, कंजंक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, ये बात मैं अधूरी आपको बताऊंगा क्योंकि सेंटेंस के एलिमेंट्स में इसका ज्यादा बड़ा रोल है। अब जो मेन बात है ना वो ये है भाई, प्रेपोजिशन। आओ मेरे बच्चों, प्रेपोजिशन का आंसर या डिटेल समझने से पहले बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इन दो लिखे हुए वाक्यों में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और मुझे बताएंगे मेरे छोटे बच्चों, आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं, बताओ जरा फटाफट से।
आप इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क देख पा रहे हैं? अभी हमें पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक जानकारी अच्छे से देखनी है, फिर जो पीडीएफ मैंने आपको पिछली क्लास में दी थी बेटा, उसको मैं आपके साथ मिलकर आज सोल्व करवाऊंगा। आज भी आप लोगों को एक पीडीएफ मिल रही है, उस पीडीएफ को जब आप सोल्व करेंगे तो उस पीडीएफ को हम आने वाली अगली क्लास में आपके साथ मिलकर सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, बनाओ जरा। तो आप कहेंगे सर देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ ये जो एंड है कंजंक्शन है, ये जो विद है ये अपने आप में प्रेपोजिशन है। बोलो हाँ। अब मेरे बच्चों, हम लोगों ने प्रेपोजिशन के बारे में क्या समझा है? प्रेपोजिशन के बारे में हमने समझा है रिलेटिंग वर्ड ये कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रिलेटिंग वर्ड ये कहलाता है। ठीक है, अब रिलेटिंग वर्ड ये कहलाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये बनाता है, क्या चीज बनाता है? टू फॉर्म एन एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है ना, एडजेक्टिव फ्रेज क्या बनाने का काम करता है? या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बनाने का काम करता है, और ठीक है, क्या बनाने का काम करता है? एडवर्ब फ्रेज। दो में से कोई भी एक चीज ये बनाता है, या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है या फिर ये एडवर्ब फ्रेज बनाता है। ठीक है, अब देखो धीरे से इस चीज को समझने का काम करेंगे। धीरे से इस चीज को समझने का काम करेंगे। पहले दो बातें ध्यान से समझना। मैं अगर आपके सामने कहता हूं करण ऑन द रूफ सॉ गीता, एक वाक्य लिखा है, करण सॉ गीता ऑन द रूफ। ठीक है भाई, अब इन दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों में मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, दोनों लिखे हुए वाक्यों में आपको क्या फर्क समझ आ रहा है? दोनों लिखे हुए वाक्यों में आपको क्या फर्क समझ आ रहा है? ये एक रोड है, ये एक मकान है। बड़े प्यार से आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी, फाइन। ये एक हमारे सामने घर है, यहां पर इस छत पर हमारे सामने एक इंसान यहां पर है और एक इंसान यहां पर है। पहले लिखे हुए वाक्य में छत पर कौन है? आप कहेंगे सर ये प्रेपोजिशन के साथ लिखी हुई बातचीत किसकी विशेषता बता रही है? इस लिखे हुए करण की। करण सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला ये जो हमारे सामने हो गया, करण की विशेषता बता रहा है। बोलो हाँ। अब करण की विशेषता बताने वाला है, तो सर छत पर कौन है? पहले वाक्य के हिसाब से करण छत पर है, और साहब गीता कहां पर है? गीता छत पर नहीं, कहीं और है। गीता कहां पर है मेरे बच्चे? कहीं और है। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लिखे हुए वाक्य के हिसाब से करण हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है ना। अब अगर मैं कहूं ऑन द रूफ, सर ऑन अपने आप में प्रेपोजिशन है, लेकिन ये बता किसके बारे में रहा है? गीता के बारे में। गीता कहाँ है? आप कहेंगे ऑन द रूफ, यानी कि दूसरे वाक्य के हिसाब से गीता छत पे है और जो करण है वो कहां पर है? नीचे है। डिफरेंस कुछ समझ में आया? डिफरेंस कुछ समझ में आया बेटा? हाँ कि ना? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक इसी तरीके से यहां पर भी हमें एक प्यारी सी बात समझनी होगी, लेकिन मुझे आप लोगों को पिछली क्लास का एक कॉन्सेप्ट याद दिलाना होगा। क्या कॉन्सेप्ट याद आएगा बेटा? सर हम जो ऑब्जेक्ट नाम की खूबसूरत चीज है ना, वो दो ही शब्दों के साथ यूज कर सकते हैं। एक तो एक्शन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और दूसरा मेरे बच्चे प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। बोलो हाँ। और जब प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं ना, तो वो अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर क्या बनता है? एडवर्ब फ्रेज बनता है। इन दो के अलावा कुछ और नहीं बनता। ठीक है, ये वाली बात कुछ अच्छे से समझ आ रही है दोस्तों को? ठीक है बंदर, अब इधर आ जाओ सवाल पे। यहां पर एक इंसान कौन है? राज है। ठीक है ना, चलो राज की शक्ल बना के दिखाता हूं। ठीक है जी, एक इंसान यहां पर राज है। ठीक है जी, एक इंसान यहां पर कौन है? प्रिया है। तो एक इंसान ये और एक इंसान ये, इन दोनों को अलग अलग इंसानों को जोड़ा तो एक और एक दो हो गए।
दो होने की वजह से हैव हो गया, प्लूरल होने की वजह से हिज और हर हटाकर हम लोगों को प्लूरल सब्जेक्ट के लिए थर्ड पर्सन देयर लगाना पड़ गया। कोई भी दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं मेरे भाई। ओके, लेकिन दूसरे लिखे हुए सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया हमारे सामने, ऑब्जेक्ट हो गया है ना। यानी कि एग्जैक्टली ये किसके बारे में बताने का काम कर रहा है, इस लिखे हुए शब्द के बारे में। यहां ये जो भी हमें वर्ब देखने को मिली, इस वर्ब का एग्जैक्टली सब्जेक्ट कौन है, ये लिखा हुआ नाउन। ये लिखा हुआ नाउन अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से यहां पर हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ठीक है ना जी। तो अब आप लोगों के दिल में ये बात आ रही होगी कि सर फिर ये हमारे सामने जो लिखा हुआ है विद प्रिया, ये किसकी बात बता रहा है, ये इस राज की विशेषता बता रहा है। यानी कि जो राज है ना, किसके साथ था, आप कहेंगे प्रिया के साथ था। राज प्रिया के साथ था, लेकिन ये इसकी विशेषता बता रहा है, राज अकेला नहीं था। राज ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार आपने यहाँ हैज लगाया और इसी के अनुसार यहाँ हिज लगाया, हर हटा दिया। आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग, आप में से कुछ लोग जो ग्रामर को ज्यादा लॉजिकल तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, वो प्यारे लाडले बच्चे ये काम भी करके देख सकते हैं। राज हैज ब्रॉट ठीक है ना जी, राज हैज ब्रॉट हिज बुक्स विद प्रिया। ठीक है ना जी, इसका मतलब राज लेकर आया है उसकी किताबें, और किसके साथ लेकर आया है, प्रिया के साथ, अपने साथ प्रिया को भी साथ लेकर आया है। अब ये बात जस्टिफाइड हो गई। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ कि ना। ज्यादा सेंसिबल तो ये है हमारे सामने, समझने के लिए हम इसके अंदर दिमाग लगा सकते हैं। थोड़ी सी बात कुछ कुछ समझ आ गई मेरे भाई, हाँ कि ना। चलो, तो अब मैं आप लोगों की थोड़ी सी मोहब्बत लेकर चलना चाहूंगा। अब वर्ब और एडवर्ब को आपस में कनेक्टिवली समझने का काम करते हैं। बेटा इन दोनों लिखे हुए वाक्यों के हर एक शब्द को पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, थोड़ा सा हर एक शब्द को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। देखो मेरे बच्चों, सीडीएस एनडीए ने जो बदलते माहौल हमारे सामने रखे हैं, एक तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। दूसरी चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि हमारे सामने अब टीसीएस को चैलेंज किया जा रहा है, तो टीसीएस हो सकता है अपनी एग्जामिनेशन वेंडर का दावा खो जाए। तो जब पेपर के पैटर्न में बदलाव होता है ना, द पेपर के पैटर्न के बदलाव के साथ ना सबसे ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत हमें महसूस होती है। तो पेपर में ये बदलाव आपके लिए बहुत काम आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच की छोटी छोटी जो बारीकियां हैं मैं आपको समझाकर पता नहीं क्या दे रहा हूं, बेटा मैं आप लोगों को पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट की फाउंडेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो इस पर मेहनत जरूर कीजिएगा बेटा। कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को नहीं पता होता कि हमारे माता पिता, हमारे बड़े हमारे लिए क्या चीज प्लान कर रहे हैं। जब वक्त आता तब हमें पता चलता है कि अरे यार, पापा ने धीरे धीरे जो 100 100 रुपए करके बैंक में जोड़े थे ना, आज वो 10 लाख रुपए हो गए, मेरी पढ़ाई के काम आ गए।
समझ रहे हैं? तो ये फाउंडेशन है बेटा, ठीक है। टीसीएस अभी हटा नहीं है बेटा, संभावनाएं हैं परवीन भाई, ठीक है, ओके। जी सुदर्शन, ये बिल्कुल चांसेस हैं कि अब की बार टीसीएस जो है ना वो सीडीएस के पैरेलल पेपर बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे यूट्यूब पर प्रेजेंट टीचर्स ने इस बात के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई है कि भाई पेपर का लेवल बहुत हल्का दे रहे हैं, तो पेपर का लेवल टफ करने के लिए सीडीएस एनडीए इनके पास बेंचमार्क है। अब थोड़ा मेरे साथ समझने का काम कीजिएगा। शी हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि मेरे बच्चे प्रोनाउन है, इज एक लिंकिंग वर्ब है। क्यों है सर? यहां पर हम इस शी की ही व्यवस्था बता रहे हैं, ठीक है जी। तो शी रूम नहीं है, शी रूम तो नहीं है कि वह कमरा है, बिल्कुल गलत हो गया। यहां रूम हमारे सामने इस लिखी हुई प्रेपोजिशन का, इस लिखी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये द अपने आप में आर्टिकल है इस लिखे हुए नाउन के लिए, है ना भाई, ठीक है। तो अब हमारे सामने क्या कहानी हो गई? आप कहोगे सर जी अब हमें कहानी समझ में आई, इस लिंकिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो कौन है? इस लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द रूम है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब कुछ किसके बारे में बता रहा है? इस शी के बारे में बता रहा है ना। और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए ये सारा का सारा अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है। थोड़ी सी बात समझ आई मेरे बच्चों को? थोड़ी सी बात समझ में बेटा, ठीक है, हाँ कि नहीं? करेक्ट होगी मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। सवाल लिखा है शी केम इन द रूम, ऊपर वाला सवाल सेम है, बदलाव एक जगह है। ये सब्जेक्ट है, ये यहां पर अपने आप में, माफ कीजिएगा बेटा, नाउन नहीं प्रोनाउन है। केम अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। केम का मतलब आना, आने में आप एक एक्शन करते हैं। आने में क्या करते हैं बेटा? एक्शन करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी, बात समझ में आ गई भाई, हाँ कि नहीं? अब हमारे सामने आगे क्या लिखा बेटा? बिल्कुल ऊपर वाली बातचीत के साथ ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस जो कि नाउन है, ये आर्टिकल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे छोटे भाइयों, ध्यान से देखकर बताओ, यहां पर ये पूरा का पूरा फ्रेज किस बारे में बता रहा है? शी के बारे में या उसके आने के बारे में? बताओ जरा ध्यान से, जल्दी बताओ बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया विशु, विष्णु भाई। मेरे को ये सोच के बताना मेरे बच्चे, देखो यहां पर इन द रूम शी के बारे में बता रहा है या उसके आने के बारे में बता रहा है? जल्दी से बताओ। तो आप बिल्कुल ठीक पकड़े राजन कुमार भाई, आने के बारे में। यहां ऊपर वाला वाक्य इस के बारे में नहीं बता रहा, यहां ऊपर वाला वाक्य शी के बारे में बता रहा है। वह कहां है? कमरे में है वह। यहां उसके आने के बारे में बताया जा रहा है, तो वर्ब के बारे में बताने वक्त ये अपने आप में क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी प्रेपोजिशन देखने को मिलती है, हम इस बात का निचोड़ निकालते हैं, अगर हमें कहीं पर भी प्रेपोजिशन देखने को मिलती है तो प्रेपोजिशन के लिए हम क्या करते हैं नीलकंठ प्रधान मेरे भाई? हम हमेशा ये देखते हैं मेरे भाई कि प्रेपोजिशन अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़ गई ना तो ये इसे एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज बनाएगी और कुछ नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यहां मैं आप लोगों के लिए ये 2-3 बातें लिख दूं, आप खुश हो जाइएगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ ही आता है, प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते, ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया। प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या चीज बना देता है? या तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज, ठीक है भाई, ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त हो गई है, ठीक है भाई। अब धीरे धीरे पकड़ना सीख रहे हो ना शब्दों की इस प्यारी सी कहानी को। अब आ जाओ थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखो मेरे बच्चों, अब मैं एक अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। कभी कभी वर्ब के साथ हम लोगों को प्रेपोजिशन जुड़ी हुई मिलती है और इसी प्यार भरी पहेली को हम लोग फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। इसी प्यार भरी पहेली को हम फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं।
ठीक है ना जी। अब फ्रेजल वर्ब की खास बात क्या होती है बेटा? फ्रेजल वर्ब की खास बात ये होती है कि इसका शब्दों से अर्थ नहीं होता, इसका भाव अर्थ होता है। ठीक है ना जी। इसका अपने आप में क्या होता है बेटा? भावार्थ होता है। भावनाओं के अनुसार इसका अपना अर्थ निकल जाता है। ये बात हमें पता है। ठीक है ना जी। मैं अगर आपसे पूछूं, मेरे बच्चे ध्यान से समझ कर बताइएगा, अगर मैं लुक आफ्टर पूछूं आपसे तो इसका अर्थ क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं लुक आफ्टर, तो आप इसका मतलब मुझे बताएंगे क्या होता है बेटा? बताओ बताओ, करो कोशिश। बताओ बताओ। लुक आफ्टर अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या अर्थ होता है भाई? तो आप कहोगे सर लुक और आफ्टर जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इसका अर्थ होता है क्या चीज? देखभाल करना। हाँ कि ना? अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर अगर मैं लुक आफ्टर जब आपसे पूछ रहा हूं देखभाल करना, तो यहां मजेदार बात क्या हो गई? आप कहेंगे सर ये जो आफ्टर है ना, ये अब प्रेपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है प्रेपोजिशन? अब आप कहेंगे सर जी ये अपने आप में एक एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे है? क्योंकि ये इस लुक के साथ मिलकर अपना अर्थ बनाती है, क्या? देखभाल करना। ठीक है जी, समझ रहे हैं? इतनी गहरी बात आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज इस बात पर ध्यान देंगे। अब क्या करना है आपको? यहां लिखे हुए इन 3 सवालों को ध्यान से देखना। हर एक जगह पर आपको वर्ब के बाद प्रेपोजिशन देखने को मिलेगी। ध्यान से सोचकर बताना कहां ये प्रेपोजिशन है और बाबू कहां पर ये अपने आप में एडवर्ब है। थोड़ी मेहनत करके देखो भाई विष्णु वर्मा, साहिल कुमार, सुदीप कुमार। बताओ बताओ बताओ। देखो अब सवाल को मैं भी आपको समझाना सिखाता हूं। देखो आई हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, बोलो हाँ। आइए बच्चों, देखो यहाँ वॉज हमारे सामने क्या होगी बेटा? आप कहेंगे सर जी हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब हमारे पास क्या है? लुकिंग। ठीक है बेटा। अब लुकिंग के साथ ये आफ्टर लिखकर इसके साथ अर्थ बना रहा है देखभाल करना, तो ये अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। ठीक है जी। आई आई वॉज लुकिंग आफ्टर। ठीक है ना। और इस पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट क्या है? ये लिखा हुआ सन, जो कि ये नाउन हो गया और ये माई अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। अब ठीक है बेटा, बात अच्छे से समझ आ गई बेटा? ठीक। अब अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। अब मैं यहां पर भी देखूंगा ये सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग अपने आप में एक मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। अब मुझे ध्यान से ये सोचकर बताओ कि ये अपने आप में एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है? ये तो आप समझ ही गए हैं, ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है और ये इसी नाउन के लिए यूज किया गया एडजेक्टिव। अब आपकी बारी है, ध्यान से सोच के बताएं ये प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है? बताओ बेटा फटाफट से। तरुण भाई जो क्लास आज आपकी होगी ना बेटा, बाद में ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लिए मिल जाती है। इसके लिए मैं तो क्या ही बोलूं आपको। बताओ मेरे भाई। शाबाश, करो मेहनत थोड़ी सी। तो आप कहेंगे सर यहां पर वॉकिंग और आफ्टर मिलकर एक फ्रेजल वर्ब नहीं बन रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है ना। आफ्टर का मतलब यहां पर आता है के पीछे।
तो ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है और ये इस लिखी हुई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, यहां इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट था, फ्रेजल वर्ब का। ठीक है, फर्क समझ आ गया धीरे धीरे? ठीक है जी, फर्क समझ आ गया बेटा? आगे सवाल को देखेंगे ध्यान से। अब देखो, अब बिल्कुल एक्टिव होके जवाब देना, हर एक शब्द को बड़े ध्यान से पहचान कर मुझे बताएंगे, हर एक शब्द को थोड़ा सा ध्यान से मुझे पहचान के बताएंगे। अरे थैंक यू सो मच भाई। नाम नहीं समझ में आया बेटा, क्या लिखा? पटनायक साहब, थैंक यू सो मच मेरे भाई। हर एक शब्द को पहचानेंगे। आप कहेंगे सर जी ये हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, ये हमारे सामने वर्ब है, गेट के साथ अप का मतलब होता है उठ जाना, है ना, नींद से उठ जाना। तो ये इस वर्ब के साथ जुड़कर ही अपना अर्थ तैयार कर रहा है। ठीक है भाई, है कि नहीं? ये अपने आप में क्या है बेटा? मीन वर्ब, उठ जाना, जग जाना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? जग गया। ठीक भाई। अब यहां हमारे सामने एट किसके लिए यूज हुआ है? इस 7 बजे के लिए। ये हमारे सामने क्या हो गए बेटा? प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। अच्छे से समझ आ रही है बातें? बताओ जरा, अच्छे से समझ आ रही है बातें? ठीक है, बोलो हाँ। कोई दिक्कत घबराहट तो नहीं हो रही है बेटा? ठीक है जी। अरविंद सहगल भाई कह रहे हैं सर ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेजल वर्ब है या नहीं है? थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब अरविंद सहगल आपको पढ़नी भी तो पड़ेंगी यार, है ना? अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, जरा मुझे ये बताओ, अगर ये मैंने आपके सामने लिखा तो ये क्या है? बताओ मुझे। हम कई बार बहुत ज्यादा नादान हो जाते हैं, हमें नादान होना नहीं है, हमें समझना है। अब आप मुझे बताओ अरविंद सहगल, ये मी क्या लिखा है मैंने? बताओ। अब आप यहां कहोगे अरे सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो अपने आप में प्रोनाउन है हमारे सामने, वो भी कौन सा है? पर्सनल है, और वो भी अपने आप में कौन सा केस लिखा है? ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। अब दोस्तों आपने ये पढ़ा है तभी तो ये सारी चीज पता है। आप समझ रहे? आपने अगर ये पढ़ा है ना, तब आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ आती हैं। नहीं पढ़ा होता तो ये नहीं पता होता। अब मैं आपको कहूं कि चाइना में मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है मी, आप कहोगे सर हमने ये आज तक सुना ही नहीं, तो हम इसके बारे में तो बता ही नहीं सकते। बात खत्म हो गई। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है जी, हाँ है ना? ये भी बात अपनी समझ में आ गई। आराम से समझो। ठीक है जी, हाँ है ना? ठीक है भाई। अब चलते हैं थोड़ी सी बात को लेकर आगे। अब लेकर चलते हैं थोड़ी सी बात को लेकर आगे। अब हम कौन से नंबर पे आ गए हैं बेटा? अब हम आ गए हैं वर्ब से, एडवर्ब से, प्रेपोजिशन से, कंजंक्शन से आगे। ठीक है ना? और ये है हमारा 8वां साहब, जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है ना? इंटरजेक्शन के यूं तो सवाल नहीं पूछे जाते, इंटरजेक्शन के यूं तो सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन एसएससी जीडी ने, एसएससी जीडी में भी इंग्लिश आती है, एसएससी जीडी ने अब की बार इंटरजेक्शन के सवाल पूछ लिए, स्टेनो ने इंटरजेक्शन के सवाल पूछ लिए। ठीक है ना? अब मैं आपको दिखाता हूं सवाल कैसे हैं। बताओ बेटा, इन चारों में से क्या फिट करोगे? पूछे हैं ये सवाल, सीडीएस भी पूछता है ये सवाल। ठीक है जी। हिमांशु ने पूछा एट 7 o'clock इज एडवर्ब फ्रेज। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। गॉट अप अपने आप में एक एक्शन बताने वाली वर्ब है। ठीक है ना? ये अपने आप में एक एक्शन बताने वाली फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना? जब आपने इसके साथ इसको जोड़ने का काम किया तो ये वेन का आंसर दे रहा है, और इसी एक्शन का वेन का आंसर देने वाला ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। बिल्कुल सही बोला मेरे बच्चे। अब इस बात का जवाब दीजिएगा।
तो ये है आप लोगों की मोहब्बत। अब आप कहेंगे सर देखो ये तो बहुत सामान्य से शब्द हैं, वाव खुशी को बताता है, हुर्राह खुशी को बताता है, ओ संबोधन को बताता है, दुख की बात है ना मैच हार गए तो अलास लगा देंगे, ठीक है ना। ये बहुत सामान्य सी बात है, एक ही दिन में लपेट देंगे, इसमें इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहां से आती है हमारी बातचीत नंबर 9 पर, और ये बातचीत नंबर 9 किस पर आती है हमारे पास, आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है ना। आप अगर कहो तो आर्टिकल्स को छोड़कर, नन्हे भाइयों अगर आप लोग कहो आर्टिकल्स को छोड़कर, अगर आप मुझे ये कहो कि सर आर्टिकल्स को छोड़ के ना एक काम कर दो सर जी, आर्टिकल्स की जगह आप हमें दूसरी कैटेगरी से मिला दो, जो कैटेगरी अधिकतर डराती है, उसे हम कहते हैं डेटरमिनर्स। क्या कहते हैं उसे हम, डेटरमिनर्स। तो अगर आप इजाजत दें तो डेटरमिनर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। ठीक है, डेटरमिनर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आर्टिकल्स की जगह यहां पर आप लोगों को अब डेटरमिनर्स के बारे में बताऊंगा। अगले पेज पर आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सीडीएस ने हमसे जब ये सवाल पूछा ना, सीडीएस ने जब ये सवाल हमसे पूछा तो सीडीएस कई बार ऑप्शंस के अंदर एडजेक्टिव और डेटरमिनर दोनों ऑप्शन दे देती है, जबकि डेटरमिनर अलग से कुछ नहीं है। सुनिएगा इस बात को ध्यान से बाबू, डेटरमिनर्स अलग से कुछ नहीं है। डेटरमिनर्स अपने आप में जो भी कुछ निकल के आए हैं ना, ये सारे के सारे कहां से निकल कर आए हैं, ये सारे के सारे निकल कर आए हैं कहां से, आप कहेंगे एडजेक्टिव के परिवार से निकल कर आए हैं। अगर डेटरमिनर्स परिवार के बारे में आप समझोगे ना, तो डेटरमिनर्स की परिभाषा है कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स के अलावा हमारे सामने जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, यानी कि ए एन द, ठीक है ना जी, ये सभी के सभी हमारे डेटरमिनर्स बना देते हैं, ठीक है जी। हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके, हाँ है ना। आओ अब पहले बार आराम से समझेंगे, ठीक है ना। डेटरमिनर्स नाम की जो चीज है ना खूबसूरत सी, ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहली जो कैटेगरी है इसकी है कौन सी है, वो है रेफरेंस, और दूसरी इसकी कैटेगरी है कौन सी, जो बताने का काम करती है क्या चीज, क्वांटिटी, ठीक है ना जी। एक होती है भाई रेफरेंस, एक होती है क्वांटिटी, ठीक है ना। रेफरेंस का मतलब क्या होती है, जो क्या कर दे, इशारा कर दे, ठीक है ना। तो इशारा करने वाले कौन होते हैं, जितने भी हमारे पोजेसिव्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं कौन, जो पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, ठीक है ना, और जितने भी हमारे क्या है आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना जी। पोजेसिव का उदाहरण लिख दो सामने, माई, आर, योर। डिमोन्स्ट्रेटिव्स कौन से होते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं, दिस, दैट। आर्टिकल्स कौन से हो गए बेटा, ए एन द, ठीक है। अब आती है हमारे सामने क्वांटिटी बताने वाले, क्या होते हैं बेटा, क्वांटिटी बताने वाले। क्वांटिटी बताने वाले का मतलब क्या हो गया बेटा, जो मात्रा बताते हैं, क्या बताते हैं, जो मात्रा बताते हैं, किसी भी चीज की जो मात्रा बताने का काम करते हैं। अब ये मात्रा बताने का काम करता है, कैसे बताता है, बिल्कुल आराम से समझना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मात्रा, सर संख्या या मात्रा बताने का काम करते हैं, ठीक है ना जी। यानी कि जो संख्या बता दे नंबर्स के बारे में, जो क्वांटिटी बताने का काम कर दें, ठीक है जी। क्वांटिटी को बताने वाले को ही हम क्वांटिफायर्स भी कह देते हैं। ये नाम समझ लेना, ये नाम कई बार परेशान करेंगे आप लोगों को। और इसी में एक और कैटेगरी आती है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी कह देते हैं। उदाहरण से आपको ये समझ आ जाएंगे बेटा। नंबर कौन से हो गए बेटा, 1 2 3। सर क्वांटिटी बताने वाले कौन हो गए, सम हो गए, मच हो गए, लिटल, द लिटल एक्सेट्रा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स कौन से हो गए, मैं अगर कहूं ईच,
आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। तो ये कुल मिलाकर सारे के सारे आर्टिकल्स एंड डेटर्मिनर्स परिवार के खूबसूरत सदस्य हो गए मेरे भाई। ठीक है भाई, यहां तक की कुछ कुछ बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है भाई, हाँ कि ना? ठीक है। अब डेटर्मिनर्स परिवार से संबंधित बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ मिलकर समझूंगा। ठीक है ना? अब आप मुझे धीरे धीरे बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों से कुछ छोटे छोटे सवाल पूछने का काम करूंगा। इजाजत है मेरे बच्चों? ठीक है ना? मैंने आपके सामने कहा ऑल दे, मैंने क्या लिखा? ऑल दे कोज्ड अ लॉट ऑफ, ऑल दे कोज्ड या ऑल दे हेल्प द विक्टिम्स। मेरे बच्चों एक बार इस लिखे हुए वाक्य के हर एक शब्द को पहचान कर दिखाएंगे। शाबाश, 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 बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब पहचानने की कोशिश करो, हर एक छोटे छोटे शब्द पर ध्यान लगाना। यही तो आपको परेशान करने का लेवल उठाया जाएगा एग्जाम में। सबसे पहले बेटे किसको पकड़ेंगे? वर्ब को। वर्ब से पहले कौन आ गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन सा हो गया बेटा? प्रोनाउन हो गया। ठीक है ना? अब ये ऑल क्या कर रहा है? इस प्रोनाउन को डिटरमिन कर रहा है, तो ये अपने आप में डिटरमिनर हो गया। इस डिटरमिनर का मतलब ये संख्या बता रहा है। यहां इस लिखी हुई वर्ब का ये क्या हो गया बेटा? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि एक नाउन है। नाउन से पहले ये दा क्या है? डिटरमिनर है। ठीक है जी, ये क्या है? डिटरमिनर है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई मेरे बच्चों को? हम्म, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई मेरे बच्चों को? ठीक है, हाँ कि नहीं? अब आप लोगों के एग्जामिनेशन में ना इनकी अरेंजमेंट, इनकी सीक्वेंसिंग पूछी जाती है। चलो एक बार एक और सवाल आप लोगों से पूछता हूं। एक बार इस वाक्य के हर एक शब्द को पहचानो। बहुत अच्छी कोशिश है राजन कुमार, सुदर्शन मेरे भाई, बहुत अच्छे। सौभाग्य रॉय, शाबाश। विष्णु नरेंद्र, बहुत बढ़िया। सौरभ शर्मा, बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हो बेटा। ठीक है ना? ओके। इस बैच को हम लोगों ने बेटा टर्बो बैच पता है क्यों कहा है? टर्बो इसीलिए कहा है कि ये मोस्ट पावरफुल बैच हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किया है। इससे पहले प्रैक्टिस बैच में हम क्या कर रहे होते थे? सीधा वार्म अप सीधे क्वेश्चन, वार्म अप सीधे क्वेश्चन, वार्म अप सीधे क्वेश्चन। लेकिन अब की बार हमने और कोर लेवल पर मेहनत आपके साथ करनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की छोटी छोटी चीजों को पहले इतना खूबसूरती से सेट करेंगे कि जब वार्म अप करके हम इन सारे टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो मजा ही आ जाएगा। अब आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेटे ये प्यारी प्यारी चीजें। ठीक है जी, सबसे पहले किसको देखा? वर्ब को। वर्ब से पहले ये हमारे पास सब्जेक्ट है, जो कि नाउन है। करेक्ट है भाई, है ना? ये इस नाउन की विशेषता हमें बताई जा रही है, जो कि अपने आप में एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किस चीज की? क्वालिटी का। उसका रंग उसकी क्वालिटी है। ठीक है भाई। अब ये इसी शर्ट को लेकर दिस का प्रयोग जो किया गया है, ये इसको डिटरमिन कर रहा है, उसके रेफरेंस को बता रहा है कि ये जो सामने रखी है। ठीक है जी, हाँ है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ है ना? शाबाश राजन कुमार बेटा, बहुत अच्छे भाई। राजन कुमार ने प्रॉमिस किया कि सर जिस तरह से आप अपना बेस्ट दे रहे हो, उसी तरीके से एग्जाम्स में हम भी अपना बेस्ट देंगे। मैं बस यही आपसे उम्मीद करता हूं दोस्त, मैं आपके साथ चलूंगा। बस आप इस प्यार भरी क्लास को सब बच्चों तक जरूर दिखाओ, उनको महसूस कराओ कि पढ़ना कैसे चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका अपना कोई साथी, दोस्त, भाई अगर आपसे कोई दूर रहता है, या आपका कोई ऐसा दोस्त जिससे आपका बहुत ज्यादा लगाव है, तो आप उसके साथ ना इसको भी शेयर कर सकते हैं।
ठीक है ना। आप अपने उस दोस्त के साथ ना इस जो स्टडी प्लान आपको दिया जा रहा है ना, हर रोज का शेयर करो, समझ रहे हैं? उसके साथ हर रोज का स्टडी प्लान शेयर करो, कल का नया मिलेगा, परसों का नया मिलेगा, आप उसको पुश करो, उसको मोटिवेट करो कि देख भाई, अगर अब की बार आखिरी बार सिलेक्शन के लिए तैयार होना है ना, तो भाई ये जो स्टडी प्लान हर रोज मैं तेरे को भेजूंगा ना, चुपचाप से इसको फॉलो कर ले, चुपचाप से इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर ले। और उसको बोलना कि बेटा 100% फॉलो करने की जरूरत नहीं है, 50% भी फॉलो कर लिया ना तो समझ लो तुम सही ट्रैक पर चढ़ गए। और एक दिन आएगा जब 50 से तुम 100% पर पहुंच जाओगे और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। मैं इस बात के लिए 100% आपके साथ वायदा करता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? आशुतोष भाई कह रहा है क्यों अपना कंपटीशन बढ़ाऊं सर। ऐसा नहीं होता दोस्त, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हमारी सोच की ही मतलब बात है। हमें ही ऐसा लगता है कि हम अपना जो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या एक बात बताओ आशुतोष, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता तो क्या आप किसी और से नहीं पढ़ते? सच सच बताना है। नेचुरल आप किसी और से पढ़ते। अगर मैं आपका सिलेक्शन नहीं दिला रहा तो नेचुरल है कोई और आपका सिलेक्शन दिला रहा होता, है कि नहीं? सच है ना ये बात? तो बाबू ये बात तो दूसरे स्टूडेंट पर भी लागू होती है। ओके, हाँ है ना? ठीक है, मेरी बात समझ रहे? फाइन। रोहित रॉय, कुछ बातें बेटा आगे टॉपिक के साथ हम छेड़ेंगे, अभी छेड़ना थोड़ा सा दिक्कत दे जाएगा, ठीक है? आ जाओ मेरे बच्चे, ये भी बात हमें समझ में आ गई, करेक्ट हो गई बातचीत, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ कि नहीं? अब एक आखिरी बात पर मैं आप लोगों को परेशान करूंगा, केवल 2 सवाल, ठीक है ना? उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये जहद जो है ना, हम यहाँ रोकेंगे। फिर क्वेश्चंस बनाने की जो एक पीडीएफ आपको मैंने दी थी उसको, और एक पीडीएफ अगली। अब देखो, मैंने 2 दिन आपको देने थे बेटा किस चीज के लिए? पार्ट्स ऑफ स्पीच को, लेकिन अब कल का दिन और इसमें शामिल हो जाएगा। कल मैं दोनों की दोनों पीडीएफ आपके साथ बिल्कुल गहराई से समझाऊंगा, ठीक है बाबू? एक पीडीएफ और आपको मिलेगी, ठीक है ना? अब इन दोनों के दोनों वाक्यों को ही बस आप लोग मेहनत करके दिखा दीजिएगा, ठीक है? इससे आगे हम अगली क्लास में ही आपसे डिस्कशन लेंगे बेटा। चलो मेरे भाई लोग, शाबाश, आओ मेरे बच्चों, अब मेरे साथ मिलकर समझने का काम करेंगे। देखो बड़े प्यार से समझना, शी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, इस लिखी हुई वर्ब का ये सब्जेक्ट है। यहाँ शी हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, आराम से समझते चलेगा, ये हमारे पास वर्ब है। अब मेरे बेटे इस लिखी हुई वर्ब के बाद अगर हम समझने का काम करेंगे तो ये इस लिखी हुई वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। यहां ये जो लिखी हुई वर्ब है लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब होने का मतलब क्या हुआ? जो शी है वही अपने आप में स्पीकर है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए जो शी है बराबर है किसके? वही एक स्पीकर है। स्पीकर का मतलब वक्ता होता है बेटा, स्पीकर का मतलब वक्ता होता है, ठीक है जी? अब ध्यान से समझिएगा, इसी कुर्ते के बारे में बताया गया, ये चाइनीज है, एडजेक्टिव, ठीक है ना जी? इसी कुर्ते के बारे में बताया है, ये लोंग है, एडजेक्टिव,
इसी कुर्ते के बारे में बताया गया ये अच्छा है, एडजेक्टिव है ना। इसी कुर्ते के लिए इसके मीनिंग को फिक्स कर रहा है ये आर्टिकल डेटर्मिनर हो गया, खत्म हो गई बात। लेकिन अगले सवाल में जाते ही हमारे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कैसे बदल गए बेटे? शी है यानी कि वह है स्पीकर, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। अब इस नाउन से पहले गुड आ रहा है तो ये अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। अब मुझे ये सोचना है, आप मुझे जवाब दीजिएगा, इस वेरी का मतलब होता है बहुत, ठीक है ना। अब मुझे बताना सर ये बहुत किसके लिए है? स्पीकर के लिए बहुत है यानी कि वक्ता बहुत है, या अच्छी बहुत है? बताओ ये बहुत यानी कि वेरी किसके लिए यूज हुआ है? गुड के लिए या फिर ये यूज हुआ है स्पीकर के लिए? आप मुझे बताइए प्लीज, ये किसके लिए यूज हुआ है मेरे बच्चे? बताइए बताइए, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत। बहुत अच्छे बच्चे। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान से देखेंगे। आ जाओ बेटा, देखो आप कहोगे सर, सर बहुत स्पीकर से कोई लेना देना नहीं रखता है, नहीं लेना देना रखता है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। इन दोनों के दोनों वाक्यों से हमें एक बात समझ आती है। क्या बात समझ आती है? कभी कभी किसी नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव, नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव, नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव, इस नाउन से रिलेटेड डेटर्मिनर हमें देखने को मिल जाता है। ये पहला सीक्वेंस हुआ। कभी कभी किसी नाउन से पहले हम लोगों को एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाली ये एडवर्ब, ठीक है भाई, इस एडवर्ब की विशेषता बताने वाली ये एडवर्ब, और मेरे बच्चों इस नाउन को बताने वाला डेटर्मिनर इससे पहले। ये दोनों के दोनों वाक्य को अगर मैं माइंड मैप बनाकर समझूं तो ये दो तरीके हैं, ठीक है भाई, ओके। तो मुझे लगता है आज के लिए इतनी ही बात हमें कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो आज आप लोगों ने जो मेरे साथ मिलकर समझा है, ठीक है ना, आज हम लोगों ने थोड़ी सी बातें ज्यादा कर ली थी, उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। बातें करना आज के लिए जरूरी था। कल से हम स्टिक रहेंगे बिल्कुल अपनी पढ़ाई के लिए। क्लास शुरू होगी, आप सभी का स्वागत होगा, नमस्कार होगी। और टाइम टेबल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आप इस लेवल पर हैं कि जो आप लोगों को हर दिन का स्टडी प्लान मिलेगा बेटा, उस चीज के लिए आप लोग अच्छे से तैयार हैं, मानसिक रूप से समझने के लिए भी तैयार हैं, आप जल्दी से उन चीजों को समझ भी लेते हैं, ठीक है ना। तो कल मैं आप लोगों के साथ ये पीडीएफ सोल्व कराऊंगा बेटा। हालांकि ये पीडीएफ आप लोगों ने सोल्व कर ली है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ मिलकर मेहनत करूंगा, समझ रहे हैं। इस मेहनत के साथ हम लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको सारे के सारे शब्दों को तोड़ना सिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, अपनी मेहनत कीजिएगा और यूं ही हर रोज की क्लास को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो ये यहाँ पर आप पीएनजी लिख रहे हो ये भी हमें दे दिया करो। बाबू अगर इसमें से कोई चीज आपको लिखने लायक लगे आप लिख लेना। ऐसा हो सकता है ना कि कुछ बच्चों को लगता नहीं है कि यार लिखने लायक है कोई चीज, ठीक है ना, तो जरूरत नहीं है तो छोड़ दो, इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका खुद का चॉइस है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिएगा बेटा।